हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स फन। तो इस चैनल में हम लोग पाथफाइंडर के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। और एक ऐसा टॉपिक भी है जिसमें ओवर द इयर्स आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स रहते हैं। ओके, एंड देन पाथफाइंडर के बारे में by the time everyone knows, Pathfinder is a it's a difficult book basically, mainly designed for Olympiad aspirants. But over the years now, recent years में इसकी जो importance है वो जेई एडवांस की टॉप रैंक के लिए भी बढ़ गई है, राइट। तो अगर आपको जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक चाहिए, डेफिनेटली आपको पाथफाइंडर सॉल्व करनी चाहिए, राइट। सो विद दिस नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और फिर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट। ओके, चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन. The question is, with the help of some arrangement, different portions of a uniform metal rod of length 1 meter placed on a frictionless horizontal tabletop are maintained at different temperatures as shown in the given graph. मतलब बोल रहे हैं कि एक कोई रॉड है और उस रॉड को किसी मैकेनिज्म से, किसी तरीके से आप उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मेंटेन कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है, डेल्टा थीटा इज द डेविएशन इन टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम रूम टेम्परेचर। तो मतलब ये जो डेल्टा थीटा है वो रूम टेम्परेचर से कितना डेविएशन है, राइट। वो इस ग्राफ में डेल्टा थीटा इज रिप्रेजेंटिंग दैट। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, मतलब रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर लंबी रॉड है। एंड देन आफ्टर स्टडी स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर फिक्स्ड हो गया, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज डेल्टा है। So there are two questions which we need to answer. दो questions के आंसर देने हमें। पहला क्या है, find points on the rod that do not shift, right? Then find displacement of both the ends of the rod. Okay? तो पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो समझते हैं। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई इस क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है, कौन सा ऐसा वर्ड है इस पूरी लैंग्वेज में जिस पर मुझे फोकस करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप का मतलब क्या है, क्यों फ्रिक्शनलेस कंडीशंस दे रखी है, राइट। उस कंडीशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे आप फ्रिक्शनलेस पढ़ोगे, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि यू आर हीटिंग द प्लेट, राइट। यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम उस पर, केवल और केवल हम उसको हीट से टेम्परेचर उसका मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड फ्रिक्शनलेस मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स रॉड पर लगेगा नहीं, रॉड पहले रेस्ट पर थी तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगी, रॉड रेस्ट पर मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा, है ना। ओके, चलो लेट्स सी। तो वही जो चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था, यहीं पर लिखा हुआ है ये, द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है देखते हैं। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, देन सेंटर ऑफ मास विल नॉट एक्सेलरेट, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेंटर ऑफ मास में, रिजिड बॉडी में हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा सो दैट इट इज इजी फॉर यू। अगर आपको पहले से मालूम है तो रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो एक बहुत फेमस इक्वेशन है एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी, राइट। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ये इक्वेशन सबको मालूम होगी। अच्छा, अब क्या लिखा है यहाँ पर, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसको जीरो करते हैं, राइट। व्हाट इज दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इफ यू टेक अ पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी और एनी बॉडी, राइट, system of particles, if you take any system, and on that system if you just calculate external force, net external force, that is going to be equal to mass of the system and acceleration of its center of mass, right. तो अगर f external जीरो है तो if you have a system then कुछ तो मास हो गई सिस्टम का,
तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट एसीएम इज गोइंग टू बी जीरो। मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। और वेलोसिटी जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, और ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट, यहाँ मोशन नहीं हो रही, प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तो हमें अगर मालूम है कि रॉड पहले अगर रेस्ट पर थी, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले अगर रेस्ट पर था तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन पार्शली सॉल्व हो गया, राइट। ए पार्ट का आंसर आप दे सकते हो, पॉइंट्स ऑन द रॉड दैट डू नॉट सेट, है ना, पॉइंट्स है, बट हमें एक पॉइंट तो पता लग गया विच इज सेंटर ऑफ मास। बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि और भी कोई पॉइंट ऐसा है क्या विच इज नॉट मूविंग। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, एंड दिस पार्ट आल्सो वी कैन सॉल्व, ओके। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, this everyone knows, if when you are heating the rod or any object, it's, if it's, suppose there is a rod, then delta L change in length is L alpha delta T. Delta T is the increase in temperature, अगर 20 था 30 किया आपने तो 10 डिग्री हो गया डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है? अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, L is the original length, right? So this formula we use if alpha delta T is very very small as compared to 1. नॉर्मली जेई लेवल पे जो जो हम क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करते हैं उसमें यही फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें अगर आपको एकदम क्लियर है तो फिर अब हम लोग सोल्यूशन पर जाते हैं, राइट। तो अब सोल्यूशन में कुछ बचा नहीं है। पहले आपने क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया है, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो अभी जो हमारा डिस्कशन इस पॉइंट तक हुआ है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, दोबारा इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व, राइट। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पर। तो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, डायग्राम देख लेते हैं। दिस फ्रॉम दिस ग्राफ दिस डायग्राम इज मेड, राइट। देखो रॉड की लेंथ कितनी है, ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, 1 मीटर लंबी रॉड है, और ये 0.1 0.2, दिस 1 स्क्वायर इज ऑफ 0.1 इंटू 0.1 साइज, राइट, जो भी डायमेंशन है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0.2, देखो टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है। अब नाउ वी हैव टू टेक सम स्केल, क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं दे रखा कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो मैं इसको यहाँ पर भी 1 डिग्री ले रहा हूँ, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, राइट। एंड आई एम अज्यूमिंग, लेट अस से कि रूम टेम्परेचर जो है वो सपोज कितना है, 30 डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो ये जो आपको रेड में ये पार्ट दिख रहा है, इसका टेम्परेचर मतलब कितना है, 35। उसके बाद जो आपको ब्लू में पार्ट दिख रहा है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 25। सी, इन दोनों में 10 डिग्री का फर्क है। और ये वाला पार्ट देखो, इसका टेम्परेचर कितना, फिर से 35 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, जो डायग्राम गिवन था उससे हमने एक सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाया जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब ए पार्ट आ जाते हैं सीधा ए पार्ट पर। तो ए पार्ट इज सेइंग दैट फाइंड पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। ए पार्ट का आंसर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म रॉड लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास है x इक्वल टू 0.5 पर, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सिंस वी नो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला। तो अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको आप ऐसे मेंटली फिक्स कर लो, यार ये नहीं मूव करने वाला, और इसको एक डिफरेंट रॉड की तरह ट्रीट करो, इसको डिफरेंट रॉड की तरह ट्रीट करो, और नाउ क्वेश्चन इज सिंपल, है ना। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा और आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोथ एंड्स ऑफ द रॉड हमें फाइंड आउट करना है। देखो डेटा क्या गिवन है, डेटा गिवन है टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज फाउंड टू बी डेल्टा एल, राइट। तो अब मैं केवल एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन आपको समझ में आ जाएगी और पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फिक्स है, तो इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा, राइट। एक्सपेंशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है लेंथ कम हो क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम भी है कुछ पार्ट ऑफ द रॉड का, तो मैं कैलकुलेट करके पता लगेगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी फॉर दिस पार्ट।
ध्यान से समझना है अभी इस पार्ट के लिए। इस पार्ट की लेंथ कितनी 0.3, तो मैं अब यहाँ पर लिखने वाला हूँ 0.3 अल्फा, राइट, डेल्टा टी कितना -5, ओके। दिस पार्ट लेंथ इज 0.2, राइट, ये फॉर्मूला रखो दिमाग में, एल अल्फा डेल्टा टी, एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। एल कितना 0.2, अल्फा इज अल्फा बिकॉज इट इज ओनली वन रॉड, ओके। डेल्टा टी कितना है इसका 5, 10 नहीं है 5 है, राइट, रूम टेम्परेचर 30 है, इसका 5 ज्यादा है, इसका 5 कम, तो ये हो गया 5, है ना, प्लस ये तो इस साइड हो गया एक्सपेंशन, राइट, अब इस साइड भी एक्सपेंशन होगा। मैं एक्सपेंशन बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट का कंप्रेशन भी हो रहा होगा, राइट, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द टेम्परेचर, सम पार्ट ऑफ द रॉड उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ का घट रहा है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस। प्लस ये पार्ट कितना है, ये पार्ट है 0.1, चलो भाई, तो ये 0.1 हो गया अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर भी -5 है, राइट, प्लस दिस पार्ट इज 0.4 अल्फा इंटू 5, दिस इज गिवन टू बी हाउ मच, डेल्टा एल, राइट, ये क्वेश्चन में डेल्टा एल दे रखा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन हो गया, ओके। तो देखते हैं क्या है 0.4, देखो 0.3 अल्फा -5, ये पार्ट कितना था, this one is 0.5, so 0.3 plus this is 0.4, राइट। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ नोइंगली, आप लोग सोच रहे होंगे कि 0.3 into 5 को 1.5 लिख लो, ठीक है, नोइंगली, सो दैट यू ईच एंड एवरी पॉइंट यू अंडरस्टैंड दिस इज अल्फा डेल्टा टी, कैलकुलेशन तो हो जाएगी बाद में। तो ये हुआ 0.4 अल्फा -5, ये कितना हुआ 0.6 अल्फा 5, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, राइट। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, so then this becomes 0.2 alpha 5, right, multiplication में सब कुछ, this implies that alpha is coming out to be delta, right, अब ये इक्वेशन हमें हेल्प करने वाली है, alpha is equal to delta, right, this we have concluded, okay। तो पहले पार्ट को हमने पार्शियली सॉल्व किया, सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू मूव, और पहले पार्ट में जो दूसरा पॉइंट है और वॉट एवर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू गेट, उस पर हम लोग बाद में आते हैं, है ना, बी पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड, राइट, तो बड़ा आसान है, ये फिक्स्ड है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं एक्चुअली पहले ही लिख चुका हूँ, कितना, ये देखो 0.3 अल्फा -5, 0.2 अल्फा 5, राइट, ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो इतने पार्ट का था, है ना, तो ये कॉर्नर, इफ दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विल गो अवे, बाहर जाएगा, दूर भागेगा, अदरवाइज वो पीछे आएगा, है ना। तो लिख देते हैं आंसर, बी पार्ट आई एम राइटिंग फॉर लेफ्ट एंड राइट नाउ, लेफ्ट हैंड का बताओ भाई कितना होगा, 0.5, राइट, नो सॉरी नॉट 0.5, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना, आपको दिख रहा है, ये 0.3 माइनस ये प्लस, राइट, तो अल्टीमेटली क्या आएगा -0.1 अल्फा इंटू 5, है ना, विच इज इक्वल टू, अल्फा कितना है डेल्टा एल, तो ये हो गया -0.5 डेल्टा एल, मतलब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एंड इधर नहीं गया, इधर गया, राइट, है ना। अब राइट हैंड पर भी आ जाते हैं, सेम इक्वेशन हम लोग राइट हैंड के लिए भी लिख देते हैं, राइट हैंड का क्या था ये वाला पार्ट, तो 0.4 0.1 फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कितना है 0.3 अल्फा इंटू 5, राइट, देखो समझो ये वाला पार्ट हमने राइट हैंड के लिए लिखा था, तो ये कितना हो गया 0.3 इंटू ये पॉजिटिव है अल्फा इंटू 5, तो ये है 1.5 अल्फा, अल्फा को फिर से डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा, राइट, हो गया, यही आंसर है, लेफ्ट हैंड 0.5 डेल्टा एल, राइट हैंड 1.5 डेल्टा। अच्छा, अब सपोज आपने वहां पर, जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम आपने पॉज किया, फिर से सपोज आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ, आपने सॉल्व नहीं कर पाया, यहां तक आपने सोल्यूशन देखा, राइट, फिर से एक बार पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर फिर से निकालो, एक पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, सोचते हैं दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो दूसरा पॉइंट निकालना आसान, कैसे कि
अगर हम उतना पार्ट कंसीडर करें, कितना पार्ट, जिसमें देखो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज तो सेम है, राइट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज 5 डिग्री है तो डिक्रीज 5 डिग्री, चेंज इन लेंथ क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो अगर इनिशियल लेंथ सेम रहेगी तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कैंसिल हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर, देखो समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो ये 0.1 है, इसका टेम्परेचर कितना, 0.1 से इसका टेम्परेचर कितना हुआ, 5 डिग्री से कम हुआ। यहाँ पर एक और 0.1 पे अगर मैं मार्क करूं, यहाँ पर एक और लाइन मार्क कर दूं, विच इज x इज इक्वल टू 0.7, तो फिर ये जो 0.1 लेंथ है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से क्या हुआ, कम हुआ, इसका 5 डिग्री से बढ़ा। तो इफ यू कंसिडर दिस पार्ट एज ए रॉड, उसका कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ नहीं होगा, राइट। बस दूसरा क्वेश्चन, पहला एक तो ए पार्ट का पहला आंसर तो सेंटर ऑफ मास था, दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू 0.7, राइट। तो ये बुक में क्वेश्चन, इसका आंसर गलत दे रखा है ये पार्ट का, उसमें लेफ्ट हैंड दे रखा है, राइट। वैल्यू तो यही है बट दे रखा है लेफ्ट हैंड, 0.2, उसमें आंसर साइड ये दे रखा है कि 0.2 मीटर लेफ्ट ऑफ दिस, राइट। बट यू अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट। व्हाई, फिर से समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर 0.1 से 0.1, दिस इज ऑल्सो 0.1, and this length of this part will not change, right, because यहाँ जिसकी लेंथ जितनी बढ़ी उसकी उतनी, जितनी इसकी घटी उतनी इसकी बढ़ गई, right, done. Okay, so if you have any doubt, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया, तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग इस तरीके के कई सारे वीडियोस पाथफाइंडर के और भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के, हम लोग AITS वगैरह की वीडियोस भी डिस्कस करेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।